हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। अपनी शादी होते ही 10 घंटे का बस का सफ़र करके अपनी ससुराल गांव पहुंची थी। दुल्हन बनाकर विदा होते ही मुझे बस का सफ़र करना पड़ा था। पूरा सफ़र मैं खामोशी के साथ तय किया था। गांव में अपने ससुराल में मुझे पहुंचकर मेरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक बीए पास लड़की थी। मेरी शादी गांव के किसी गवार के साथ कर दी गई। मैं फूट फूट कर रोती रही। और क्या करती? मेरे दिल में कोई उमंग ही नहीं थी। बस अफसोस था, तकलीफ थे, आंसू थे और गमों का पहाड़ था, जिसके बोझ से मेरा सीन फटा जा रहा था। जब मेरा पति अभिषेक मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव उभर आए थे। मैंने एक नज़र उस पर डाली और गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने और बड़ी बड़ी मूछें, वह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहा था। मुस्कुराने पर उसकी बत्तीसी पूरी बहार नजर आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए आकर मेरे पास बैठ गया और कुछ देर तक मुझे मदहोश नजरों से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा महसूस हो रहा था। मुझे तो वह एक आंख भी नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि धक्के मारकर उसे कमरे से निकाल दूं। अभिषेक मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात सुनकर एक तीखी सी नज़र उस पर डाली और कहा, मैं बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा अनपढ़, जाहिल, गवार और बदसूरत पति मिला है। मेरी बात को सुनकर उसकी चेहरे की सांवली रंगत और भी ज़्यादा सांवली हो गई थी। उसके आगे के भी दो दांत बाहर से ही दिखाई देते थे। वह शायद मुझसे खरी खरी बातें सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था। लेकिन मेरे अंदर तो पहले से ही जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जो गांव में किसान था। मेरे पापा का कहना था, लड़का बहुत ही अच्छा और संस्कारी है, कमाता भी अच्छा है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। और क्या खुशी का सिर्फ एक कारण होता है कि लड़का अच्छा कमाता हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो? मेरे दिल की खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। कम से कम मेरी मर्जी भी पूछ लेना चाहिए। मुझे गांव में रहकर एक अनपढ़ जाहिल गवार से शादी करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी जो किसी भी तरह शांत नहीं हो रही थी। मेरे अंदर एक ऐसी जलन थी जो मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था कि अभिषेक पर मैं अपनी सारी जिंदगी का भड़ास अभी के अभी उतार दूं। मेरी बात को सुनकर वो हैरत से मुझे देखे जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है रिया, क्या अंकल ने तुम्हारी शादी की चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? उसे लगा कि बचपन में मेरी मम्मी मेरी पसंद की चीज लेने की बजाय अपनी पसंद मुझ पर थोप दिया करती थी और बाद में मैं अपना गुस्सा सब पर निकाला करती थी। तो उसे लग रहा था कि अब अभी ऐसा ही हुआ होगा। शादी के पहले ही अभिषेक के घर हमारा आना जाना था। वो बचपन से ही मेरी इस आदत का जानकार था कि मुझे अपनी पसंद ना मिलने पर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने लगभग गुस्से से चीखते हुए कहा, अगर बात चीज़ों की होती तो शायद मैं सब्र कर लेती। बात तो तुम्हारी तुम बात तो तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल की है। शीशे में जाकर तुम अपनी शक्ल देखो कि क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना ही तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है और ना ही तुम्हारे पास अच्छी शिक्षा है। अनपढ़, जाहिल, गवार हो। एकदम मेरी घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बात मेरे बर्दाश्त से बाहर थी और मैं रोने लगी थी। वह चुपचाप हो गया। उसकी चेहरे की खुशी जो अब से कुछ देर पहले उसके चेहरे पर चमक रही थी, एकदम से अब उसका चेहरा मुरझा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात को सुनकर वो हैरत से मेरे पास खड़ा हुआ। कहने लगा, रिया, क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा और हैंडसम है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह वॉशरूम में चला गया। और ये सच भी था।
मैं एक लड़के से प्यार करती थी, जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज में आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वही हमारी नज़रों का टकराव हुआ था। उसके बाद एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए गए और यूं हमारी मोहब्बत शुरू हुई। मैं अभी अपनी किस्मत पर बैठी रो रही थी कि अभिषेक वॉशरूम से बाहर आया। चेहरा पानी से गिला था। शायद वो रोया भी था। उसने मेरे से नजरें हटा ली और मेरी तरफ पीठ करके लेट गया। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे वह रो रहा है, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई। मैं अब एक सादे से सूट में बाहर आई। बाहर आकर देखा तो अभिषेक नीचे चादर बिछाकर तकिया लगाए लेट चुका था। मैं भगवान का धन्यवाद किया और ऊपर बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। कई सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। ना मैं अभिषेक से बात की और ना ही वह मुझसे। वह सुबह होते ही खेत पर चला जाता और शाम को वापस आता। उसकी मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर पसीने बहते देखकर मेरा जी उबकाने लगता था कि जैसे मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। मैं उसे बहुत ही नफरत से और गुस्से से देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरी चेहरे के गुस्सों को भाप कर कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने बैठकर हमें खाना खाना पड़ता था, क्योंकि हमारे ससुराल में यह रीति रिवाज था। पति पत्नी एक ही प्लेट में खाना खाएं। अभिषेक के साथ एक ही प्लेट खाना खाना मेरे लिए सबसे कड़ी मुश्किल थी। कुछ दिन तो मैं आधी ही रोटी खाकर उठ जाती। अभिषेक शायद भाप गया था कि मुझे उसके साथ रोटी खाना पसंद नहीं, इसलिए अभिषेक अब आधी ही रोटी खाकर उठ जाता था। वह चाहता था कि मैं पेट भर के रोटी खा सकूं, लेकिन मुझे भी फर्क नहीं पड़ता था कि वह दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा आता है और आधी ही रोटी खाकर उठ जाता है। बल्कि मुझे खुशी ही हुई थी कि वह जल्दी ही उठ जाता है और मैं भर पेट खाना खा सकती हूँ। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली इच्छाओं पर अफसोस होता था। मुझे बार बार करण का ख्याल आता था। जो भी मेरे पास फ़ोन था, वो मेरे मम्मी ने मेरे से वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की अनुमति नहीं थी। अब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने सारे शर्म लिहाज एक तरफ रख दी और अभिषेक से कहा कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे करण से बात करनी है। मेरी बात को सुनकर वह मुझसे हैरत से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर करण का नंबर मिला दिया और बातचीत शुरू कर दी। करण भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैं रो रो कर अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिक्र किया, जो मुझ पर मेरे माता पिता ने की थी। तो अभिषेक का मौजूदगी का मुझे कोई एहसास नहीं था। वह खामोशी के साथ चादर बिछाए जमीन पर लेट गया। मैं काफी देर तक करण से बात करती रही और फिर तो ये मेरा रोज का हो गया था। रोज मैं अभिषेक से फोन लेती और रोज करण से बात करती। करण मुझे अभी अपनाने के लिए तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे। अभिषेक सो चुका था और मैं करण से सुकून के साथ बात कर सकूं। हॉल में हमारे घर का कोई इंसान नहीं सोता था। सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। इस समय भी सब सो रहे थे और मैं हॉल में खड़े होकर करण से बात करने लगी। लेकिन एकदम किसी ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। तो मैंने एकदम घबरा कर देखा तो मेरी देवर ने गुस्से से मुझे देखकर कहा था, बेशर्म औरत, क्या तूने गैरत बेचकर खाई है? पति के होते हुए तूने यार पाल रखे हैं। ना जाने वह कब से मेरी बातें सुन रहा था। वह जिस कदर तेज आवाज में कहा था, धीरे धीरे हॉल के सभी लोग जमा हो गए। अभिषेक भी आंखें मनता हुआ बाहर आ गया और उसने, क्या बात है, तुमने रात को क्यों शोर मचा रखा है? अभिषेक ने बहुत ही सख्त शब्दों में मेरे देवर को डांटा। मेरी देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल कर रख दी। सब मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा कि अब तो मुझे सब घर से निकाल देंगे और ये सोचकर मैं खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, जान तो छूटेगी और मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और करण से शादी कर लूंगी। लेकिन अभिषेक ने सबके सामने मेरे देवर को जूठा कर दिया। कहने लगा, ये मेरी ही अनुमति से अपनी सहेली को फोन करती है। मुझे अपनी पत्नी की चरित्र पर पूरा विश्वास है।
खबरदार जो किसी ने मेरे पत्नी के चरित्र पर शक किया या किसी ने उसके साफ दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कुछ ही शब्दों में अपनी बात को सबको समझा चुका था। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे अभिषेक पर इस बात पर भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर विश्वास करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल सकते थे। तुम जानते हो मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती और फिर मजबूरन मेरे माता पिता को मेरी शादी करण से करवानी पड़ती। लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? उसने मेरी बात बहुत ही खामोशी से सुनी थी, जो मैं गुस्से से चीख चीख कर कह रही थी। वह कहने लगा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तब भी मैं तुम्हारी चरित्र पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारी माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर तुम्हारी इज्जत उतरेगी तो तुम्हारी माँ बाप की इज्जत भी सरेआम नीलाम हो जाएगी। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें शहर ले जाऊंगा और वह लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने के लिए तैयार है तो मैं खुद अपने ऊपर इल्जाम लेकर तुम्हारे माँ के घर छोड़ आऊंगा और बाद में तलाकनामा भी भेज दूंगा। अभिषेक की बात को सुनकर मैं पहली बार बहुत खुश हो गई थी। वह कम पढ़ा लिखा था, लेकिन बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं लग रहा था। वह तो बहुत पढ़े लिखे के जैसे बात कर रहा था, इज्जत बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर उसके लिए जज्बात अब बदलने लगे थे। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और सर झटक दिया और फिर अगले दिन करण को सारी बात बता दी। सारी बात को सुनकर करण भी बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपनी पति से तलाक ले लो। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो तुम मेरे पास ही रहना। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने पर मजबूर हो ही जाएंगे। करण की बात पर मैंने हामी भर ली। कुछ दिन बाद में अभिषेक के साथ शहर चली गई। करण के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने अभिषेक से कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भेज देना। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं करण से शादी कर लूंगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के पेपर जल्दी भेज दूंगा। कुछ कागजी कार्रवाई करके कल इसी पते पर पेपर आ जाएंगी। वह ये कहकर चला गया। मैं करण के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा करण ने ही खोला था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो गई, लेकिन उसके घर में उसके घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में अपने घर में बता दिया है। मैं खाली घर को देखकर पूछने लगी, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, अंदर चलो मैं बताता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। कमरे में अब 2 और मर्द मौजूद थे। मुझे देखकर कमीने से हंसी हंसते हुए बोले। एक ने कहा, माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें लाख दूंगा। और ये शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। करण मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मेरा सर चकरा कर रह गया। इससे पहले कि वो मुझे कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद करता, मैं जल्दी से अपना दिमाग चलाया। करण को धक्का देकर मैं गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। अभिषेक कभी इतना भी दूर नहीं गया था। मैं उसे देख लिया था और जोर से उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागकर उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे उस समय 3 मर्द भाग रहे थे। रात काफी अंधेरा हो गया था। ये जगह भी बहुत सुनसान थी। करण ने मुझे बुलाया तो मैं डरी सहमी अभिषेक के पीछे छुप गई। वो तीनों मर्द हमारे पास आ पहुंचे थे और अभिषेक को कहने लगे कि लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। अभिषेक ने कोई बात नहीं सुनी और उनको मारने लगा। उसके बदले वो भी अभिषेक को मारने लगे। एक शोर मच गया था और आसपास के लोग जमा होने लगे। भगवान की कृपा हुई कि वहां से पुलिस की वैन गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने लगे, लेकिन पकड़े गए और पुलिस उनकी कब से तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसको आगे बेच दिया करते थे। भगवान ने मुझे बचा लिया था। अभिषेक के ओठों के पास
एक जख्म हो चुका था और मुझे पहली बार उसका जख्म देखकर दुख हुआ था। वह मुझे खामोशी से बस स्टॉप पर ले आया था। मैं उसके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रही थी। वह अनपढ़ होकर भी कितना समझदार लड़का था। मुझे अपने आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। वह मुझसे पूछने लगा, रिया कहाँ जाना चाहती हो? अपने माता पिता के पास? मैंने कहा नहीं, आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी बात को सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगा। मैं उसकी मोहब्बत को पहचान चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कम अकल से कांच की चमक देखकर अपनी हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन समय रहते बच गई थी। अभिषेक ने मुझे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और वो मुझे अपने गांव ले गया। मैं अभिषेक का जख्म देखकर परेशानी से पूछा, अभिषेक क्या हुआ है आपको? अभिषेक ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस से उतरते समय गिर गया था और चोट लग गई। मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा से हो रही थी। मैंने अपनी पति का बाहरी रूप देखकर ना जाने उसे कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजर नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को भला बुरा कहती रही। वह आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ, खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो? ये सुनकर अभिषेक मेरे पास से उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। मैं अब उसका ख्याल रखने लगी थी। मैं अंदर से तो टूट चुकी थी, इसलिए मैं अपने पति के सामने झुककर अपनी गलती का भरपाई करनी थी। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वह खुद से मुझे माफ कर दे, लेकिन वह चुप था। रात को देर से कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, अभिषेक, मुझे माफ कर दो। मैं आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हीरा छोड़कर कांच का सौदा करने चली थी, लेकिन मैं रोते हुए अपनी गलती मान रही थी। लेकिन वो खामोश था। वह मुझे चुप नहीं कराया था। वो खामोशी से जमीन पर चादर लेटाकर सो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो बोला, आपकी जगह ये नहीं, आप ऊपर बेड पर जाकर सोएं। मैं बोली, मैं जानती हूँ, मेरी गलती बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने तो अपनी महानता दिखाई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि वो मेरी गलती को माफ करके मुझे सीने से लगा लेंगे, लेकिन वो ना जाने क्यों मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगा। मुझे उसकी चुप्पी सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, अभिषेक, अब तो कुछ कहो। आखिर चुप क्यों हो? मुझे डांटो, मुझ पर अपना गुस्सा निकालो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मिन्नती कर रही थी, लेकिन एक चुप्पी उसकी होठों पर लगी हुई थी जो टूट नहीं रही थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद से ही अभिषेक के होठों पर चुप लग गई थी। शादी के बाद से ना उन्हें मैंने ज्यादा बोलते सुना था और ना ही हंसते मुस्कुराते हुए। मेरा रोना धोना उसकी चुप को तोड़ ना सके। वह मुझे खाली आंखों से देख रहा था और फिर चुपचाप लेट गया। सुबह उसने मुझे कुछ कागजात दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर गया और मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। मुझे लगा कि शायद अभिषेक मुझे तलाक दे दिया। मैंने कहा, अभिषेक, मुझे तलाक मत दो। उसने कहा, रिया, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के जिंदगी से उतर जाने के बाद औरत चाहे अपनी गलती की कितनी भी माफी मांगे, उसे फिर वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। शायद मर्द सब कुछ सह सकता है, बस वह दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा वो कागजात हाथ में था और मैं रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो कागजात पढ़ सकूं। मैं सोच लिया था कि आज रात अभिषेक के पांव में पड़कर उससे माफी मांग लूंगी, लेकिन उससे तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, अगर तुम वह पेपर पढ़ लेती तो यूं ना रोती। रिया, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से कागजात निकालकर मुझे दे दिए। मैंने आंसू पोंछकर वह पेपर देखे। वह तो जमीन के पेपर थे जिसमें वो रोज हल चलाता था।
वो अपनी हिस्से की सारी जमीन मेरे नाम कर रहा था। मैंने उसे हैरत भरी नजरों से देखा। वह अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा था? मैंने कहा, अभिषेक, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे नाम ये सब क्यों कर रहे हो? अभिषेक कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। अभिषेक के मैंने लाख मना करने पर जबरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वह शहर चला गया। 4 दिन में बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतजार किया। वह 4 दिन बाद वापस आया तो घर में कोहराम मच गया था। शहर से लखन की लाश वापस गांव आई थी। शहर से उसका एक दोस्त उसकी लाश को लेकर आया था। मुझे तो लखन की लाश को देखकर कुछ होश ही नहीं था। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका एक दोस्त अभिषेक को लेकर आया था। उसने बताया कि पिछले 3 महीने से अभिषेक को मालूम हो गया था कि उसे कैंसर है। वह ज्यादा दिन बच नहीं सकेगा। ना जाने वो 6 महीने से कौन सा रोग दिल में लगाए बैठा था, जो उसकी जान लेकर ही गया। मुझे तो दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन के बाद मैंने जब होश संभाला तो मुझे एक खत मेरी सास ने दिया और कहने लगी, रिया, यह खत अभिषेक के दोस्त ने दिया है और कहा था कि अभिषेक ने अपनी पत्नी के नाम दे रखा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, अभिषेक तो अनपढ़ थे। फिर उन्होंने यह खत, मेरे सास ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि अभिषेक अनपढ़ था? उसने इंटर क्लास तक पढ़ाई गांव से ही की थी और आगे की पढ़ाई उसने प्राइवेट की थी। साथ ही साथ वो अपने पापा का बाजू भी बना रहा। मैं तो ये सब सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। कभी कभी अभिषेक का परिवार ही हमारे घर चला आता था। मैं तो यही समझती थी कि अभिषेक अनपढ़ है। मेरी सास ने बताया कि अभिषेक तुम्हें बचपन से ही चाहता था। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी रिया से हो। वह मुझे भी कहता था कि मम्मी, रिया पढ़ी लिखी लड़की है। मैं भी पढ़ लिख कर उसके बराबर होना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल के लिए रिया मुझे मना कर दे। इसलिए मुझे आगे पढ़ना है, क्योंकि कल को मेरी पत्नी को सबके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका पति अनपढ़ और जाहिल गंवार है। मुझ पर यह हकीकत किसी हथौड़ी की तरह खुली थी। ऐसा लगा कि मेरे सर पर हथौड़े पड़ रहे हैं। आज तक अभिषेक ने यह नहीं जताया कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि रिया, मैंने आज तक तुम्हें यह नहीं जताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि शिक्षा हासिल करना हर एक इंसान का हक है। और फिर इन सब बातों को सबके सामने जताया ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं होता। मैं जब से होश संभाला था तो अपनी माँ से कहते सुना था कि वह रिया को ही अपनी बहू बनाएंगे, तो मेरे दिल में भी तुम ही बसी हुई थी। मैंने भी बचपन से अपनी माँ को कह रखा था कि मैं रिया से ही शादी करूंगा। इसलिए मैंने बचपन से ही इरादा बना लिया था कि हम दोनों की शादी करवा देंगे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरी मोहब्बत भी बढ़ती गई। कब मेरी मोहब्बत एक विशाल पेड़ बन गई और मैं अपनी वजूद में अपनी जड़ें पक्की कर चुकी थी। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। जब मेरी माँ कहती थी कि रिया पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा था। जब माँ ये कहती थी कि रिया की ये पसंद है खाने में, तो मुझे भी वही चीज़ खाने में अच्छी लगने लगी थी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था रिया। इसीलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे सहन नहीं हुआ था। मैंने आज तक आंसू नहीं बहाए थे और रोना तो बहुत दूर की बात थी। पर हालात का ऐसा हुआ कि उस रात में टूट कर रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन उसकी पत्नी शादी की पहली रात ये कह दे कि वह पति के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो पति का गुरूर, मान, प्यार सब कुछ चकनाचूर रह जाता है। मैं अंदर से बहुत टूट चुका था। फिर मैंने मोहब्बत की। लेकिन फिर तुम जब अब मेरे सामने अपनी आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिस पर पति होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। पता नहीं ये सारे गम बैठा मैं सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी ना करे। तुम आज़ाद हो, पूरी इज्जत के साथ। तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरी समस्या थी। मैं खत पढ़ के
जोर जोर से रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं? मेरी बेवफाई ने मेरी पति की जान ले ली। मैं और जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, रिया, उसने ऐसा क्या लिख दिया जो तुम रो रही हो? मैं अपनी सास को क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं बिल्कुल खाली दामन रह गई थी। मैंने रोते हुए खुद से कहा कि काश अभिषेक, तुम्हारी जगह मैं मर जाता। अभिषेक, तुम मेरे जैसे खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश तुम जिंदा रह जाते, बदले में मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पागलों की तरह इधर उधर अपना सर पटक रही थी। एक वफा निभा के अभिषेक इस दुनिया से जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का वादा मैंने खुद से कर लिया। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं आज भी अभिषेक की विधवा हूँ। मैंने मोहब्बत अपने पति के मरने के बाद की थी, जो एक घना वृक्ष बन चुका है और उसकी मोहब्बत की जड़ मेरे अंदर मजबूती से जड़ पकड़ चुकी थी। मैंने अभिषेक के अलावा फिर किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अभी यही लगता है कि अभिषेक को मरे अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है और मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरी दुखों में कमी नहीं आ सकी। मेरी उन तमाम लड़कियों से विनती है जो अपनी पढ़ाई को अपने सर पर सवार कर लेती है और अपने कम पढ़े लिखे पति को नफरत और गिरी हुई नजरों से देखती हैं। भगवान के लिए अपनी पति की इज्जत करें, उसका सम्मान करें। जो पति आपके लिए कर सकता है, वह एक सड़क छाप आशिक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो इंसान आपको इज्जत दे, बजाय इसके जो कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वह आपको बेच खाएगा। काश आज ये अगर बात में समझी होती, तो अभिषेक आज भी जिंदा होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।